वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही काउंट होते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे कि वीट हो गया, वीट फ्लावर हो गया, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो भी गुड्स लगते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और ये जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू आती है उन सब में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसीलिए हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही देखते हैं प्रोडक्शन के रूप में कि कितना हुआ, क्योंकि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, क्योंकि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो भी फाइनल गुड को बनाने में जो भी एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट गुड्स लगे होते हैं, उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड में, ठीक है। इसलिए जो 80 रुपीज़ का बिस्किट बनाया ना, उसमें जो 25 का आटा और 20 का आटा और ये सब ऑयल शुगर, इन सब की वैल्यू ऑलरेडी 80 रुपीज़ के बिस्किट में इंक्लूडेड है। Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. इसी तरह सारे intermediate goods की वैल्यू भी इसमें included है. To count the value of flour and wheat, the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the values of the same things a number of times, first as wheat and then as flour and then as biscuits. तो इसमें बोला जा रहा है, एक रीज़न और बता रहे हैं कि क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही काउंट की जाती है, क्योंकि अगर हम जो आटा है, गेहूँ है, इनकी वैल्यूज़ भी काउंट करेंगे ना तो इनको हम काफ़ी बार जो है काउंट करेंगे। पहले आटे के रूप में से काउंट करेंगे, मतलब गेहूं के रूप में से काउंट करेंगे, फिर आटे के रूप में से काउंट करेंगे, फिर फाइनली जो बिस्किट है उसके रूप में भी आटे को काउंट करेंगे, तो ये गलत होता है। इसलिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही वैल्यू फाइनली काउंट की जाती है, और इनमें जो भी चीज़ें सामान यूज़ हुआ है सारा फाइनल गुड्स बनाने में, जो कि इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है, इन सब की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स सर्विसेज में इंक्लूडेड होती है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year. जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर ईयर में, वो फिर क्या प्रोवाइड करते हैं, इस पूरा टोटल प्रोडक्शन जिस सेक्टर में हुआ है उस साल में वो सारा बताते हैं। मतलब पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये हमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही बताती है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। और जो सम होता है इन तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन का, ये हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है कंट्री की, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अब ये जितनी भी जो फाइनल वैल्यूज़ होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, जो एक पर्टिकुलर कंट्री में बनती हैं, ये जीडीपी होती है, और ये बताती है, जीडीपी ये बताती है कि कितनी इकोनॉमी बड़ी है कंट्री की। यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमें जीडीपी की डेफिनेशन बताई है कि जितने भी एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने हैं ना, वो एक तरह से जीडीपी होता है, उसका सारा टोटल सम। और ये जीडीपी बताती है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब ये जो इंडिया है इसमें जो जीडीपी को मेजर करने का जो टास्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने अंडरटेक किया हुआ है। ये मिनिस्ट्री और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से, इंडियन स्टेट के अलग अलग, यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है टोटल गुड्स और सर्विसेज की वॉल्यूम से रिलेटेड और उनके प्राइसेस से रिलेटेड, और पूरा एस्टिमेट करती है जीडीपी को।